तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरीज की बेस पे एक असाइनमेंट दी थी और उस असाइनमेंट की सबमिशन पे आपको रिवॉर्ड भी कहा था। अगर आपने अभी तक वो क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया तो पिछली वीडियो को देख के क्विज़ अटैम्प्ट करें और रिवॉर्ड जीतें। आज की इस वीडियो में हम जो है ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। ऑपरेटर्स कितनी किस्म के होते हैं? टोटल 7 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। आज की इस क्लास में हम पहले 4 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको पाइथन में हम कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, ये चीज़ें अरिथमेटिक टर्म्स में आती हैं कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो ये अरिथमेटिक टर्म है, सब्ट्रैक्ट करते हो अरिथमेटिक टर्म है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन के बारे में भी अभी आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले एडिशन के, आपके पास अगर 2 नंबर हैं, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना दिए हैं। आपकी मर्जी, आप वेरिएबल बनाओ या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, नंबर असाइन करके उनको प्लस करवा लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोनों तरीके से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल मैंने बनाए, ए में मैंने स्टोर कराया 25 और बी में मैंने स्टोर करा दिया 5। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ए और बी यूज़ करके ये सारे अरिथमेटिक टर्म्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी सिंपल करके इसको मैं रन करूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए ए प्लस बी का रिजल्ट। तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 मीन्स 25 और 5 को जब इसने प्लस किया तो क्या हुआ, इसने 30 का आंसर दे दिया। ये ए और बी क्या है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने स्टोर करा के रखे हुए हैं जिसमें वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बाद लिखा 5 प्लस 78 फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि मैं ए और बी की बार बार वेरिएबल को यूज़ करने लगा हूँ नीचे, तो इसलिए मैंने पहले से वैल्यू स्टोर करवा के रख दी। अब सिर्फ मैं ए और बी को यूज़ करूँगा। अब फर्ज करें कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस बी लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस करवा देगा। जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका हुआ है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट 20 माइनस 5 मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाना है तो मैंने क्या किया, इसको 20 माइनस 5 करके प्रिंट करवा दिया। इसको मैंने यहाँ पे रन किया तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली वेरिएबल स्टोर करवाने का पर्पज़ ये होता है कि जब भी आप इनको बार बार यूज़ करने वाले हो, आप एक बार में ही वेरिएबल यूज़ करवाओ, फिर उसकी वैल्यूज़ जस्ट आप यूज़ करते जाओ, तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। अब मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता हूँ तो सिंपल प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा ए स्टेरिक आपने डालना है, इसको स्टार भी कहते हैं, ए स्टार बी डालेंगे, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए क्रॉस बी करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन अब करवा देगा। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 125। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125 होता है। ठीक है, इसके बाद मैं डिवीजन पे आ जाता हूँ कि जी मैं इन 2 नंबर्स की क्या करवाना चाहता हूँ, डिवीजन करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ए और बी में लिखूँगा तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये इसको डिवाइड करवा देगा। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा 5.0 इसलिए आया कि 5 जो है 25 पे पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस के बारे में बताऊँ आपको, देखिए जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, ऐसे नंबर्स को जिसका कोई रिमाइंडर रह जाता है, फॉर एग्जांपल आप 16 को डिवाइड करते हो, मैं यहाँ पे करवाता हूँ प्रिंट 16 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ 16 मॉडुलस 3। अब मैं ये चीज़ आपको समझाऊँ कि अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो क्या होगा और मैं अगर इसको सिंपल डिवाइड कराऊँ तो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भी 16 डिवाइड 3 लेता हूँ, डिवाइड और मॉडुलस में क्या फ़र्क है, मैं इसको अभी यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट आपको बाद में शो होगा। ठीक है, ये मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने से क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब मैं सिंपल यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 3 प्रिंट करवाऊँगा। आपने लास्ट वाला रिजल्ट देखना, क्या रिजल्ट आता है हमारा 5.3333 एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं मॉडुलस यूज़ करता हूँ तो मेरा मॉडुलस क्या करेगा, ये इसका रिमाइंडर जो बचता है इसको पॉइंट्स में नहीं लेके जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना बचता है, आप ज़रा डिवाइड करें 16 को 3 पे, 3 5 ज़ार 15 और 1 रिमाइंडर इसका बचता है। तो मॉडुलस क्या करेगा, इसका रिमाइंडर यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ मॉडुलस को। यहाँ पे मैंने इसको रन करवाया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जो डिवीजन थी, प्रिंट जो मैंने डिवीजन सिंपल डिवीजन करवाई है, उसमें क्या
पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, लेकिन जो ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या कर रहा है, इसके रिमाइंडर को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। रिमाइंडर का आपको मैंने मतलब समझा दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 100 और डिवाइड करवाता हूँ इसको मैं 6 के साथ। तो यहाँ पे मेरा क्या रिमाइंडर आना चाहिए, आप ज़रा इसको चले मैं छोटा नंबर कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 45। अब 6 जो है 45 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर हम देखें तो 6 8 जार 42 होता है, 3 रिमाइंडर इसका बचना चाहिए। तो अब प्रिंट ये क्या करवाएगा, 3 को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका रिमाइंडर 3 बचता था, तो इसने क्या किया, 3 को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद मैं आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताऊं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है इसका। एक्सपोनेंट आप तब यूज़ करते हो जब आपको किसी नंबर की पावर चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, आपको चाहिए 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, आपको चाहिए 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। तो आप क्या करते हो, एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, मैं इसको प्रिंट फंक्शन कॉल करवाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 3 स्टेरिक डबल स्टेरिक, यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल स्टेरिक 4 या 3 डबल स्टेरिक 3 का क्या मतलब है। अब ये करवाएगा इस तरह, मैं इसका रिजल्ट कमेंट करके लिख देता हूँ कि अब ये 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाएगा, ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है, क्या मतलब 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 इसका आंसर आना चाहिए। मैं अब आपको ये प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। लास्ट पे आप देखेंगे कि तो इसका आंसर क्या होगा, 27 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 जो है उसका एक्सपोनेंट निकलवाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएगा। अब 5 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, जब ये क्या करेंगे, इसको हम करेंगे तो ये 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स कब, जब आप पावर यूज़ करते हो, एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे होते हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्लोर डिवीजन क्या होती है। देखें, आपको मैंने सिंपल डिवीजन बताई थी, अब मैं इनको क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसको भी, एक्सपोनेंट्स को भी और मॉड्यूलस को भी मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का डिफरेंस आपको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा के देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लोर डिवीजन में क्या करवाया, मैं चाहता हूँ कि आपका क्या हो, 16 और 3 का डिवीजन हो, लेकिन आगे वाले मुझे पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स हैं वो ना मिले। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जो आपका एक्चुअल नंबर है पॉइंट से पहले वाला, वो आपका वही रहता है, लेकिन पॉइंट से आगे वाले सारे नंबर को वो रिमूव कर देता है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ये प्रिंट कहाँ तक होगा, ये डिवीजन तक होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल आपको डिवीजन पहले करके दिखाता हूँ। ये डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है जी इसका 5.3333 आगे सो ऑन। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, जब हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट कॉल करवा के ए, या यहाँ पे मैं 16 लिखता हूँ और उसके बाद डबल स्लैश लिखने के बाद मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए। लेकिन डिवीजन में क्या आंसर आ रहा था, सिंपल डिवीजन जो सिंगल स्लैश है, सिंगल स्लैश में हमारा आंसर आ रहा था 5.3333 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश में क्या होगा, अब ये फ्लोर डिवीजन होगी, ये पॉइंट्स का क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, आप दोनों आंसर में कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5.3333 आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल डिवीजन है जो हम सिंगल स्लैश वाली यूज़ करते हैं, और डबल स्लैश वाली क्या होती है, फ्लोर डिवीजन होती है। ये हम बहुत सी ऐसी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती, सिंपल हमें एक नंबर चाहिए होता है या राउंडेड नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट के आगे वाली सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है। आई होप कि आपको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, बेसिकली आप उस वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करवा रहे होते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं ए में 10 रख दूं, ए में मैंने 10 रखा। 10 रखने के बाद अब मैं चाहता हूं इसमें इंक्रीमेंट हो। यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसमें डिक्रीमेंट करवाते हो या इंक्रीमेंट करवाते हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये असाइन का पता होना चाहिए कि आपने वेरिएबल कोई ना कोई असाइन करवाना है। अब मैं सिंपल यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि आप प्रिंट करें किसको, ए को सिंपल आप प्रिंट करें, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल ए को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट भी करवाए और डिक्रीमेंट भी करवाए, मतलब ये नंबर में प्लस भी करे इसी नंबर में और ये इसमें माइनस भी करे। अब इंक्रीमेंट करवाने के दो फार्मूलाज हैं। ये पहला फार्मूला है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये दूसरा फार्मूला है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। दोनों से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 का इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक उसको वेरिएबल बता दूंगा कि भाई आपने इस वेरिएबल में 5 का इंक्रीमेंट करना है। ये आपने ध्यान रखना है कि प्लस इक्वल 5 होना है, कि मतलब आपने ए में 5 का इजाफा करना है और जो वैल्यू आंसर आएगा वो आपने ए में स्टोर करवाना है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है इंक्रीमेंट करने के बाद। अब मैं इसको कहता हूँ जी आपने क्या करना है, प्रिंट ए करके दिखाएं हैं मुझे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हमारे पास दो प्रिंट हैं, ये इसको भी प्रिंट करवाएगा इस वाले ए को, लेकिन जो मैंने दूसरा इंक्रीमेंट करवाया है
उस इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू अपडेट हुई है वो इसमें स्टोर होकर दोबारा प्रिंट होगी। अब 2 प्रिंट्स आएंगे। अब हम देखते हैं, देखिए पहला प्रिंट आपका 10 आया है, दूसरा प्रिंट क्या आया, 15 आया। 15 क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट करवाया। अब मैं आपको दूसरे फार्मूले के साथ इसमें इंक्रीमेंट करके दिखाता हूं कि अगर हम दूसरा फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें कैसे इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक ए की वैल्यू 15 हो चुकी हुई है। अब हमारे पास जो ये वाला ए है इसमें 15 स्टोर हो चुका है। सिंपल मैंने इस ए का तो प्रिंट ए करवा दिया था जो कि 10 आया था, लेकिन अब हमारे पास इसको हम जो रन करेंगे तो हमारे पास 15 प्रिंट हो चुका है, इसमें ए में 15 स्टोर हो चुका है। जब हम दूसरा फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो जो पुराना ए है जिसमें 15 स्टोर हो चुका हुआ है उसमें प्लस ये दोबारा ऐड होगा। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 5। तो हमारे पास ये क्या आएगा, अब हमारे पास जो 15 में है वो 5 ऐड हो जाएगा और हमारे पास प्रिंट होके आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट ए करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास इसका आंसर 20 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमने ए प्रिंट करवाया था वो तो सिंपल, इसमें जो वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो प्रिंट हुआ। इसके बाद जो हमने इंक्रीमेंट 5 का किया था वो इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या हुआ, इसमें स्टोर हुआ। लेकिन जो ये वाला ए है इसमें 15 वैल्यू स्टोर थी तो यहाँ तक अपडेटेड हो चुकी हुई थी। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसका 10 हो जाए, अब क्या होगा, अब यहाँ पे 10 + 10 होके ये 20 करेगा। यहाँ पे जो ए था ये वाला ए, ये जो पहले दूसरे वाला ए है इसमें 10 स्टोर है और इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो अब जो नया ए आएगा उसमें 20 स्टोर हो जाएगा। और जब वो उस ए को दोबारा 5 में ऐड करेंगे तो 25 आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें डिक्रीमेंट हो, कि जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है ए की उसमें डिक्रीमेंट हो, तो क्या होगा, सबसे पहले 2 फार्मूलाज इसके भी हैं। अगर हम पहला फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं ए - 5, तो ये क्या करेगा, जो ए की वैल्यू स्टोर है ऊपर जो हमने स्टोर करवाई थी, अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो पहले वाली ए की वैल्यूज़ अपडेटेड थी उसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास ए में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, उसमें ये 10 का इंक्रीमेंट के बजाय अब डिक्रीमेंट करेगा। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 5 आ रहा है। अगर हम दूसरा फार्मूला इसी के बाद फ़ौरन बाद अप्लाई कर देते हैं, ये वाला फार्मूला कि ए इज़ इक्वल टू ए - 5 आए, तो अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास 5 हो चुकी हुई है। जो पहले वाला ए था उसमें 5 माइनस हो के अब जो नया ए है उसमें 5 स्टोर हो चुका हुआ है। अब जब हम इसको मज़ीद रन करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास 5 - 5 होगा, जो कि क्या होगा, 0 आंसर आएगा हमारा। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहली वाली वैल्यू जो स्टोर थी उसमें 10 आया है, दूसरी वाली में 5 और लास्ट वाली में 0 अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ। अगर हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो हमारा सिंपल दूसरा फार्मूला 5 स्टोर करवाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है, और दूसरे फार्मूला के अकॉर्डिंग भी डिक्रीमेंट हो रहा है। अब हम तीसरे ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद ये आंसर किस में देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसमें आपको सिर्फ जो है कंपैरिजन वैल्यूज़ आएंगी कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारी वैल्यूज़ का जो आंसर आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि ये इक्वल हो, कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे ए और बी इक्वल हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए और बी को इक्वल कर दिया। ये वाला जो पहली इसकी स्टेटमेंट है कि ये कंडीशन है कि अगर ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते होते हैं कि हमारे पास डबल इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाते हैं। प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाने के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट में ए डबल इक्वल बी लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर अपडेट करके इसको 50 कर देते हैं। अब देखें, वैसे भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ए जो है वो 50 है, बी 40 है, ए और बी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो स्टेटमेंट दी है इसको ए इज़ इक्वल टू बी के, वो हमें ये बता रही है कि जो आपका ए है वो बी के इक्वल नहीं है। अब दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं जिसमें हम नॉट इक्वल टू की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला में आप एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इक्वल्स लगाते हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल होता है। ठीक है, अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ए में 50 स्टोर है और बी में स्टोर है 40, तो ये जाहिर सी बात है कि ए और बी इक्वल नहीं है। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ए
और बी लिख देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट को समझिएगा। स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। पहली वाली स्टेटमेंट में क्या है, इक्वल है, कि मैंने कहा है जी ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें इक्वल वाला फंक्शन कॉल करके बताएगा स्टेटमेंट को कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो फॉल्स थी। दूसरे वाले में क्या है, नॉट इक्वल टू, जिसमें मैंने क्या किया है, एक स्टेटमेंट कॉल करवाई है कि भाई ए और बी इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात है, ए 50 है और बी 40 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनती है। तो दूसरी वाली क्या करेगी, इसको ट्रू प्रिंट करवाएगी, ठीक है। तीसरे वाले में क्या करते हैं, तीसरे वाले में हम जो है दो चीज़ों को यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन को भी और लेसर देन को भी। मैं आपको यूज़ करके साथ साथ दिखाता हूँ कि ग्रेटर देन अगर तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ प्रिंट करें जी ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब आप मुझे ऊपर से देख के बताएं कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। ऑब्वियसली ए में 50 स्टोर है और बी में 40 स्टोर है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह पे इसी के साथ ही प्रिंट करवा देता हूँ ए इज़ लेसर देन बी, तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्टेटमेंट में क्या करेगा। अब पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्योंकि ए इज़ रियली बिगर देन बी, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें क्या आपका फॉल्स आएगा क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ए आपका जो है बी से छोटा है। तो अब पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू आएगी, दूसरे वाली फॉल्स आएगी। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि ट्रू बनता है क्योंकि ए बड़ा है, वो ट्रू आई है। और जो दूसरा है ए इज़ लेस देन बी, जो कि नहीं बनता है क्योंकि ए बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट आई है। अब लेस देन की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए हमारा बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं जी ए बड़ा है हमारा या बी बड़ा है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हम लगा के देख सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लेस देन किया, तो अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, ऊपर लेस देन किया था तो उसने फॉल्स प्रिंट करवाया था, ठीक है। अब नीचे भी हम क्या करेंगे, लेस देन करेंगे, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसको क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में प्रिंट करवा देगा। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी ग्रेटर देन इक्वल का क्या मतलब होता है कि ए और बी तकरीबन बराबर है या बड़ा है उससे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको कंपेयर करेगा कि आपकी वाकई ये इसका ग्रेटर बन रहा है। ए जो है ग्रेटर भी है इससे। अब वो बी को आप देखें तो बी 40 है और ए क्या है, वो 50 है, तो ग्रेटर तो है। अगर यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, लेसर देन कर देता हूँ, तो फिर क्या आंसर आएगा हमारा, ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। क्यों, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन इक्वल तो हो सकता है लेकिन लेसर देन इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो जो एक स्टेटमेंट इसमें वो ट्रू है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये इसको ट्रू प्रिंट करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं कि ए इज़ लेसर देन बी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन को अगेन कॉल करके यहाँ पे मैं कहता हूँ ए इज़ लेसर देन बी, तो यहाँ पे ये बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेसर देन इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो अब ये बताएं कि ए जो है बी से छोटा है या बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर ए में 50 स्टोर है और बी में 40 स्टोर है, तो ए बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ए बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब आप इनसे क्या समझेंगे कि इनसे आप समझेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं आप किसी भी दो वैल्यूज़ का, तीन वैल्यूज़ का, ठीक है। यहाँ पे हम 3 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट जो हमारी अगर ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। आपकी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहाँ पे हम क्या कर देते, ये सारा मैं ख़त्म करके सिर्फ आपको इक्वल पे दोबारा लेके जाता हूँ। अगर सिर्फ मैं आपको इक्वल स्टेटमेंट समझाऊँ दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखें कि ए में 50 स्टोर है और बी में 40 स्टोर है। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहूँ कि भाई इसकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर मैं इसी को नॉट इक्वल करना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सक्लेमेटरी साइन दे दूँगा और इससे हमें पता चलेगा जी वाकई नॉट इक्वल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम जब इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे ट्रू हो चुका है। तो आपको बेसिकली कंपैरिजन का जो है बेसिक नॉलेज भी आना चाहिए कि कंपैरिजन बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि ये लॉजिकल ऑपरेशन होते क्या हैं। एंड ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन क्या होता है, नॉट ऑपरेशन क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है। देखें, जब आपका किसी भी क्लास का रिजल्ट आता है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो,
ठीक है। एंड ऑपरेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि अगर आपकी दी हुई 4, 5, 6 या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई एक स्टेटमेंट भी गलत है तो आपका वो सारा रिजल्ट फॉल्स आपको प्रिंट करवा के दिखाएगा। और ऑपरेशन क्या होता है? और में ये होता है कि और कहता है कि अगर आपकी पूरी स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी ठीक है तो मैं आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू कॉल करवा दूंगा, ट्रू को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, कि अगर आपका पूरे सब्जेक्ट में से कोई एक पास हो जाए तो मैं आपको सबको क्या करूँगा, पास कर दूंगा। ठीक है। अब नॉट ऑपरेशन क्या होता है कि अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो पास आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो आपका वो रिज़ल्ट प्रिंट करवाएगा फॉल्स में। ये आप यूज़ करते हो अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। बेसिकली आपको बताना ये था कि एंड में क्या होता है, जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हो सारी स्टेटमेंट का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी गलत होगी तो वो आपकी स्टेटमेंट को क्या करवा देगा, फॉल्स प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मैंने सबसे पहले ए का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 30 स्टोर किया, बी के वेरिएबल मैंने 40 स्टोर किया, और मैं यहाँ पे एंड का ऑपरेशन अब आपको कॉल करवा के दिखाने वाला हूँ कि एंड स्टेटमेंट या एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि ऑल गिवन स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, कि जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखने वाले हैं वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। इवन वन फॉल्स स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन फॉल्स, कि अगर आप एक भी फॉल्स स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे तो आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करेगा ये। इसमें कंपैरिजन जो है ऑपरेटर वो भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ ए और बी का कंपैरिजन, जिसमें क्या प्रिंट करवाना चाहूँगा मैं ये देख रहा हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू बी है या नहीं है। ये तो मैंने करवाया, ये फॉल्स है, जाहिर सी बात है ए 30 है और बी 40 है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा मैं नॉट इक्वल लगा देता हूँ। नॉट इक्वल तो है, अब मेरे पास क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू 30 है, बी इज इक्वल टू 40 है। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और स्टेटमेंट मैं पास करूँ जो कि ट्रू हो। अब यहाँ पे मैं एंड लिखूँगा। एंड क्या करेगा, एंड ऑपरेशन को क्या करवाएगा, रन करवाएगा, उसको ऑपरेट करवाएगा। इसमें अब क्या होगा, मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, बी इज़ बिगर देन ए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो आप यहाँ पे देख के मुझे बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली ए जो हमारा वो छोटा है बी से, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा एंड ऑपरेटर को कॉल करवाता हूँ और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। अब जो ये तीनों स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं ये ट्रू स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, अब मैंने ए और बी में तो ऑब्वियसली 2 स्टोर करवा के रख दी हुई थी वैल्यू, ए में 30 रखा और बी में मैंने क्या किया, 40 रखा है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने दी यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड ऑपरेटर कॉल करवाया, उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, बी इज़ बिगर देन ए। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। बी जो है 40 है और ए 30 है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट मैंने एंड फंक्शन के साथ, एंड ऑपरेटर के साथ कॉल करवाई, वो क्या करवा रही है कि ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी, ए में मैंने 30 स्टोर करवाया था और बी में 40 स्टोर करवाया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि ए छोटा है बी से। अब मैं जब इसको क्या करवाऊँगा, प्रिंट कराऊँगा, तो ये क्या करेगा, ट्रू इसको प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, बी इज़ लेस देन ए कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पे देखें बी एक्चुअल में बड़ा है ए से, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई बी छोटा है ए से। एक स्टेटमेंट मैंने इसमें गलत लिखी है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले क्या थी, मैंने तीनों स्टेटमेंट ठीक लिखी थी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। अब मैंने इसमें से एक स्टेटमेंट को गलत लिख दिया, अब इसका आंसर क्या आता है, अब आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिख रहे होते हो, अगर आप एंड ऑपरेटर को कॉल करवा के एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका ज़रूरी है सारी चीज़ों का ट्रू होना। ये आप जब आगे जाएंगे तो आपको एंड ऑपरेटर का पता चलेगा। ये असाइनमेंट आपको बहुत ज़रूरी है ये वाली करनी। इसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर क्या काम करता है। मैंने आपको बताया कि और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी पूरी स्टेटमेंट्स में आपकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, 10 हैं, 20 हैं या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी ठीक है तो मैं आपके रिजल्ट को ट्रू प्रिंट करवाऊंगा। अब मैं आपको यही एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया दोबारा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंड की जगह और ऑपरेटर को यूज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ऊपर वाले में क्या होगा, एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, नीचे वाले में और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि जो है ये हमारे कोड को डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे हम देखते हैं और ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसकी सारी ट्रू कर देता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे की थी। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब पहली स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है, तीसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा तो ये ट्रू करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई एक गलत कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ये क्या किया, इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। अब ये पहली गलत स्टेटमेंट हो गई। दूसरी गलत स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ए छोटा था बी से, लेकिन यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी ए तो बड़ा है बी से। ये तो दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्या की हैं, गलत कर दी हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट मेरी ये वाली ठीक है, बी इज़ बिगर देन ए, ठीक है, बी जो 40 है वो 30 से बड़ा है। एक स्टेटमेंट मेरी ठीक है, दो स्टेटमेंट मेरी क्या है, गलत है। अब ये और ऑपरेशन क्या करेगा, इसको कैसे प्रिंट करवाएगा, ये इसको ट्रू ही प्रिंट करवाएगा, ठीक है। नीचे आप देखें, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा रन करवा के आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। और अगर मेरी कोई भी स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं होती तो फिर ये क्या करता है, फिर ये ओबियसली फॉल्स करवाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक भी स्टेटमेंट इसकी ठीक हो जाए, अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इसने आंसर क्या प्रिंट करवाया, फॉल्स प्रिंट करवाया। लेकिन अगर हमारी एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं पहले वाली स्टेटमेंट को ठीक कर देता हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब एक स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे पहले वाली ठीक है, दोनों दूसरी गलत हैं, तो ये क्या करेगा, मेरे आंसर को क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू प्रिंट करवाएगा। अब आपको पता चला कि ये जो दोनों फंक्शन है, एंड फंक्शन में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आपकी सारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तब जाके आपका ये आंसर ट्रू प्रिंट करवाएगा। नहीं तो अगर एक भी स्टेटमेंट आपकी गलत है तो वो आपका आंसर फॉल्स प्रिंट करवाएगा। दूसरा, अगर आपकी और ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या, अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो आपका सारा आंसर वो ट्रू में प्रिंट करवाएगा। अब नॉट ऑपरेटर देखते हैं जी, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारा नॉट ऑपरेटर को क्या करे, डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे हम देखते हैं जी नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नॉट ऑपरेटर ऑपोजिट आंसर देता है। अगर आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो वो फॉल्स देता है, अगर आपका फॉल्स आंसर आ रहा है तो वो ट्रू देता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट करें जी आप किसको, ए इज़ इक्वल टू बी। अब मैं आपको सिंपल पहले ट्रू स्टेटमेंट जो मैंने कंपैरिजन वाली बताई थी वो बता रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू बी जो कि फॉल्स है, ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि ए इज़ इक्वल टू बी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब नॉट ऑपरेटर को कॉल करवाएगा। पहले मेरी जो स्टेटमेंट फॉल्स आ रही थी, नॉट के बाद अब देखते हैं इसका आंसर अपडेट होकर क्या होता है। अब ये इसको ट्रू प्रिंट करवाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका आंसर एक्चुअल में आ रहा होता है ये उसका ऑपोजिट आंसर देता है। अगर यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर को हटा देता हूँ और दूसरी स्टेटमेंट को लिखता हूँ इक्वल के अलावा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और नॉट ऑपरेटर भी इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको रन करूँगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ, नॉट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ तो अब ये फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये नॉट ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक्चुअल रिजल्ट के ऑपोजिट रिजल्ट चाहिए होता है। ये ऑपरेटर आप तब यूज़ करते हो जब आपने डाटा को सिक्योर करना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने 4 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अगली क्लास में हम मज़ीद 3 ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे ऑपरेटर वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।